हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज से हम आपके लिए जीआईसी मेंस एग्ज़ाम की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और ये आज हमारा डे 1 होने वाला है। इस सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि आपको 250 वर्ड्स और साथ में 150 वर्ड्स और इसके साथ में 50 वर्ड्स के भी क्वेश्चंस आंसर्स कराते चलें, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाए। जैसा कि हमें पता है कि आपके एग्ज़ाम में 3 सेट दिए होते हैं, ए, बी और सी। जो ए वाला सेक्शन होता है उसमें आपको 200 वर्ड्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 250 वाले, और बी में 150, और जो सी वाला सेक्शन होगा उसमें 50 शब्दों के आंसर आपको लिखने होते हैं। तो इसी तरह से हम भी अपनी तैयारी करेंगे और ये जो हम पीडीएफ जिससे हम तैयारी करा रहे हैं आपकी, या जिस पीडीएफ से हम इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, इस पीडीएफ को भी हमने इसी क्रम में, यानी पहले सेट ए के क्वेश्चन आंसर देखेंगे आप, फिर सेट बी के और उसके बाद में सेट सी के, ठीक है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं और जीआईसी मेंस में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर संपर्क करिए। ये पीडीएफ आपको मिल सकती है अगर आप हमें 9838818140 पर कॉल करें, ठीक है। कॉल करें या मैसेज करें, व्हाट्सअप वो ज़्यादा बेहतर है। व्हाट्सअप मैसेज आप करेंगे, उसमें अपना नाम लिख देंगे, ज़िले का नाम लिख देंगे और उसमें लिख देंगे जीआईसी मेंस एग्ज़ाम, ठीक है, जीआईसी मेंस ये लिख देंगे। जैसे ही आप हमें मैसेज करेंगे तुरंत आपको हम कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की, और आपको एक यहाँ से क्यूआर भेजेंगे। आपको बहुत मिनिमल सा चार्ज जो हमने रखा है इस पीडीएफ के लिए वो रखा है 249, ठीक है। इसमें आपके सारे लॉन्ग जो 250 वर्ड्स वाले होंगे, 150 वर्ड्स वाले होंगे और 50 वर्ड्स वाले होंगे, सभी मिलेंगे और पूरा सिलेबस उसमें आपको कवर्ड मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर एज अ ड्रामाटिस्ट, ये हम पूरी जो बात है या पूरा जो आंसर है ये पूरे 250 शब्दों में देखने वाले हैं कि क्यों हम शेक्सपियर को महानतम ड्रामाटिस्ट कहते हैं और उन्हें ड्रामाटिस्ट ही क्यों कहा जाता है, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके वर्क्स की क्या फीचर्स हैं, वो सारा कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आपका जो आंसर शुरू होता है यहाँ से इस हेडिंग के साथ, शेक्सपियर एज अ ड्रामाटिस्ट। चलिए देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखिए पहले तो। विलियम शेक्सपियर जो कि 1564 में जन्मे और 1616 में मृत्यु हो गई इनकी, इज यूनिवर्सली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। इन्हें इंग्लिश लिटरेचर का ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट माना जाता है। His plays have entertained, educated and inspired. उनके प्लेज ने देखिए क्या किया, लोगों को मनोरंजन भी किया, उन्हें शिक्षा भी दी और उन्हें इंस्पायर किया अपनी ऑडियंस को यानी लोगों को, फॉर ओवर 4 सेंचुरीज, करीब 400 सालों तक, यानी जब से वो आए थे दुनिया में तब से लेकर के आज तक। ही possessed a remarkable understanding, उनके पास एक समझ है, बहुत अच्छी समझ, बहुत महान समझ ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव की प्रकृति की, उसके नेचर की। विच इनेबल्ड हिम टू क्रिएट टाइमलेस कैरेक्टर्स, जो उन्हें योग्य बनाती है, किसका योग्य बनाती है, कि वो अपने कैरेक्टर्स को ऐसा बनाएं जो टाइमलेस हो, यानी वो एक किसी टाइम में बंधे हुए ना हो कि वो 16वीं और 17वीं शताब्दी के लिए ही बने थे, नहीं, वो आज भी उतने ही आपके कारगर हैं जितना कि उस समय थे। एन अनफॉरगेटेबल ड्रामेटिक सिचुएशंस, और ये जो अपने ड्रामाज में सिचुएशंस लाते हैं ना, वो भी लोग पढ़ने के बाद कभी भूल नहीं पाते हैं जल्दी से। ये खास बात थी हमारे विलियम शेक्सपियर की। अच्छा, मास्टरी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट देख लीजिए। शेक्सपियर रोट अबाउट 39 प्लेज। 39, वैसे तो अपन जानते हैं कि उन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं, लेकिन एक दो प्लेज और हैं जैसे द किंग्स मैन, ठीक है ना, अगर उसको भी आप जोड़िए तो ये 38 होते हैं, पर एक और प्ले है जो इनसे जोड़ा जाता है, तो इस तरह से 39 लिखा है। एक्चुअल जो आपको इनके फोलियोज वगैरह में या इनके आपको बायोग्राफी वगैरह में जो पढ़ने को मिलेगा ना, वो कितने मिलेंगे, 37 प्लेज मिलेंगे। कवरिंग ट्रेजिडीज, इनमें ट्रेजिडीज हैं, कॉमेडीज हैं, हिस्ट्रीज हैं और रोमांसेस हैं, ठीक है। ही कंबाइंड पावरफुल प्लॉट्स विद डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट, वो अपने प्लॉट को कंबाइन करते हैं पावरफुल
प्लॉट को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं किसके साथ में, विद साइकोलॉजिकल इंसाइट, एक मनोवैज्ञानिक इंसाइट के साथ में। मेकिंग हिज ड्रीम्स रियलिस्टिक, अपने सपनों को वास्तविक बनाते हुए। इमोशनली अपीलिंग, और भावात्मक रूप से अपीलिंग बनाते हुए। हिज स्किल इज बैलेंसिंग एक्शन, उनका जो स्किल है ना इन बैलेंसिंग एक्शन, सस्पेंस, ह्यूमर की। कोई भी ड्रामा जब वो लिखते हैं तो उसमें आपको एक्शन, सस्पेंस, ह्यूमर और इमोशन में क्या मिलेगा, एक बैलेंस मिलेगा। ना तो बहुत ज़्यादा इमोशन होंगे, ना बहुत ज़्यादा एक्शन होगा कि इमोशन ही नहीं है। सस्पेंस और ह्यूमर भी उसमें बराबर के हिस्सेदार रहेंगे। सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम अदर प्ले राइट्स, और ये बात भी ऐसी बात है कि जो इनको दूसरे प्ले राइट्स से थोड़ा सा अलग करती है। कैरेक्टराइजेशन देखिए, वन ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन हिज क्रिएशन ऑफ लिविंग एंड मेमोरेबल कैरेक्टर्स। करेंगे जो आप देखेंगे शेक्सपियर के ड्रामास को, प्लेज को, तो वन ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स, जो उनका महानतम अचीवमेंट है ना, वो क्या है, हिज क्रिएशन, उनका निर्माण करना है। लिविंग एंड मेमोरेबल कैरेक्टर्स, लिविंग जीवंत और मेमोरेबल कैरेक्टर्स का, यानी जो भी कैरेक्टर उन्होंने अपने ड्रामाज में, प्लेज में हमारे सामने पेश किए हैं ना, वो ऐसे हैं कि जब आप उनको एक बार उनसे आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं ना, तो वो आपके जहन से निकलते नहीं हैं। आप अगर बात करिए हेमलेट की, मैकबेथ की, ओथेलो की, किंग लियर की, या फाल्स्टाफ की, पोर्शिया की, रोजलिंड की, शाइलॉक की, ये सारे पजेज डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज एंड रिमेन रिलेवेंट इवन टुडे। इनमें सब में आपको डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज, अलग अलग व्यक्तित्व तो देखने को मिलेंगे, लेकिन ये आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितना कि उस समय थे जब इन्हें शेक्सपियर ने गढ़ा था, इन्हें लिखा था जब। हिज कैरेक्टर्स आर नीदर इंटायरली गुड नॉर इंटायरली एविल, इनके जो कैरेक्टर होते हैं बिल्कुल पाक साफ नहीं होंगे, और ना ही पूरी तरह से वो बहुत बुरे होंगे, बल्कि वो एक बैलेंस दिखाते हैं अच्छाई और बुराई दोनों का। दे रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रियल ह्यूमन बींग्स, ये हमारे सामने रियल ह्यूमन बींग्स की कॉम्प्लेक्सिटी को पेश करते हैं। यानी जैसे हम लोग इंसान है ना, अब भाई फिल्मों में आप देखिए तो जो हीरो होगा उसमें महानतम गुण पाए जाएंगे, जो विलन होगा उसमें निम्नतम गुण पाए जाएंगे। ये तो एक तरफा बात होगी ना, लेकिन जो शेक्सपियर हैं वो दोनों में बैलेंस लेकर के चलते हैं कि अगर हीरो है तो उसमें भी अच्छाई बुराई होगी, और अगर विलन है तो उसमें भी अच्छाई या बुराई ज़रूर होगी। चलिए आगे देखिएगा, लैंग्वेज एंड स्टाइल क्या है इनकी। शेक्सपियर इनरिच्ड इंग्लिश लिटरेचर विथ पोएटिक लैंग्वेज, शेक्सपियर ने इंग्लिश लिटरेचर को पोएटिक लैंग्वेज से इनरिच किया है। विविड इमेजरी से, मेमोरेबल कोटेशंस से, एंड ड्रामेटिक डायलॉग्स से इनरिच किया। यानी बहुत योगदान है विलियम शेक्सपियर का इंग्लिश लिटरेचर को उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए जहां पर आज वो मौजूद है। हिज यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स, उन्होंने जो ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है, प्रोज का यूज़ किया है, विट का यूज़ किया है, सिंबोलिज्म का यूज़ किया है, सोलोलकीज का यूज़ किया है, गिव्स डेप्थ एंड ब्यूटी टू हिज प्लेज, ये सारे मिलकर के इनके प्लेज को गहराई और सुंदरता प्रदान करते हैं। अक्सर आप प्लेज पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको कोई बहुत, एक जैसे हेमलेट की आप सोलोलकी ध्यान करिए कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, हेमलेट कहता है ये। वो तो इससे आप क्या समझते हैं कि उसके कई एक अर्थ आप निकाल सकते हैं। उस वो ये भी कहता है कि बदला लिया जाए या ना लिया जाए, या जिया जाए या मर जाया जाए, जो एक्चुअल उसका लिटरल मीनिंग है। लिटरल मीनिंग के अलावा भी उसके कई एक सेंस हैं, यानी बेकार बैठ जाया जाए, कुछ ना किया जाए, बहुत सारे मतलब हैं उसके। तो जो भी इन्होंने लिखा है ना वो आज भी रिलेवेंट है, और आज भी आप उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं। यूनिवर्सल अपील देख लीजिए, जो रेलेवेंसी की बात है वो उसमें आपको देखने को मिलेगी। हिज ड्रामाज एक्सप्लोर यूनिवर्सल थीम्स, उनके जो ड्रामाज हैं वो यूनिवर्सल थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं, हमारे सामने पेश करते हैं। जैसे कि लव, एम्बिशन, प्यार हो गया, महत्वाकांक्षा हो गई, जीलसी हो गई, बदला हो गया, न्याय हो गया, शक्ति, ताकत हो गई, बेट्रायल, धोखा हो गया, फॉरगिवनेस, माफ़ी हो गई, एंड फेट, और भाग्य हो गया। ये सारी वो थीम्स हैं जिन पर शेक्सपियर को मास्टरी थी। जब वो इनको टच करते थे तो उन्हें अमर कर देते थे अपने ड्रामाज और अपने प्लेस में। दीज थीम्स ट्रांसेंड टाइम, ये जो थीम्स है ना ये समय से परे हैं, कल्चर संस्कृति से परे हैं, नेशनैलिटी राष्ट्रीयता से परे हैं। मेकिंग हिज वर्क्स यूनिवर्सली एडमायर्ड, और इसीलिए क्योंकि ये समय से, राष्ट्र से, संस्कृति से परे है ना, तो इस तरह से इनके जो प्ले हैं वो यूनिवर्सल हो जाते हैं, यानी पूरी दुनिया इनसे फ़ायदा उठा सकती है, अपने आप को, अपने कैरेक्टर को उनके प्लेज में किसी न किसी रूप में पा सकती है। चलिए हम कंक्लूजन में आ गए हैं, अब कंक्लूजन देख लीजिए। शेक्सपियर ट्रांसफॉर्म्ड इंग्लिश ड्रामा थ्रू हिज ओरिजिनलिटी,
शेक्सपियर ने इंग्लिश ड्रामा को ट्रांसफॉर्म किया अपनी ओरिजिनलिटी से, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस से एंड प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग और प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग से ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की। हिज ड्रामेटिक जीनियस, उनका जो ड्रामेटिक जीनियस है ना, कॉन्टिन्यूज टू इन्फ्लुएंस, वो लगातार प्रभावित करता आ रहा है पूरी दुनिया को, ये दुनिया के लिटरेचर, काव्य को, महाकाव्यों को, थिएटर और दुनिया के थिएटर्स को भी। फॉर दीज रीजन्स, इन्हीं कारणों से ही इज राइटली ऑनर्ड, उनका सम्मान किया जाता है, बिल्कुल सही सम्मान किया जाता है, एज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, कि जब उन्हें हम कहते हैं कि शेक्सपियर जो है वो जब से दुनिया बनी है तब से लेके आज तक के महानतम ड्रामाटिस्ट हैं। हुज वर्क्स रिमेन फ्रेश, रेलिवेंट एंड इमॉर्टल, जिनके जो वर्क हैं वो आज भी फ्रेश, रेलिवेंट और इमॉर्टल नज़र आते हैं, कि जैसे जब तक दुनिया रहेगी तब तक शेक्सपियर और उनके प्लेज भी जिंदा रहेंगे। ठीक है ना। बहुत सारे ऑथर्स ने, क्रिटिक्स ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कोटेशंस कहे हैं। एक कोट ध्यान आ रहा है, वो कहने वाले का नाम नहीं ध्यान है, कि जब कुछ ना हो, कुछ नहीं होगा दुनिया में, तब भी शेक्सपियर के प्लेस जो हैं वो हमें प्रभावित करते रहेंगे, हमें इंस्पायर करते रहेंगे। और गोएथे यहाँ तक कहते हैं कि मुझे नहीं ध्यान कि किसी और चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा प्रभावित किया है जितना ज़्यादा शेक्सपियर के प्लेज ने प्रभावित किया है। मिल्टन इनको, शेक्सपियर को फैंसीज चाइल्ड कहते हैं। बेन जॉनसन ने बहुत सारी इनको जो है उपमाएं दी हैं शेक्सपियर को, क्योंकि उनके कंटेम्प्रेरी भी थे। ठीक है। तो शेक्सपियर को जब आप पढ़ेंगे ना तो लगेगा आपको कि हाँ, ये कोई ऐसा व्यक्तित्व है कि जिससे हमें कुछ सीखने की, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ठीक है भाई। तो ये थे हमारे शेक्सपियर ड्रामाटिस्ट के रूप में। अब हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की एज अ ट्रेजेडियन के रूप में। ये भी कितने शब्दों में आपका आंसर होगा? 250 वर्ड्स में। ठीक है भाई, चलिए। विलियम शेक्सपियर इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडियन इन इंग्लिश लिटरेचर। ये इंट्रोडक्शन है हमारा, कि विलियम शेक्सपियर को ग्रेटेस्ट ट्रेजेडियन माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। हिज ट्रेजेडीज पोर्ट्रे द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट मैन। उनकी जो ट्रेजेडीज हैं वो महानतम लोगों के उत्थान और उनके, तो जो महानतम लोग हैं ना, जो जिनको ये कैरेक्टर के रूप में अपने प्लेज में दिखाते हैं, उनके राइज एंड फॉल, सफलता को असफलता को। जैसे अब जूलियस सीजर का नाम ले लीजिए, मैकबेथ का नाम ले लीजिए, कि जूलियस सीजर एक टाइम अपने चरम पर थे प्रसिद्धि के, लेकिन उनकी यही प्रसिद्धि उनके फॉल, उनकी पतन का कारण बनती है। दूसरी तरफ मैकबेथ है, जो शुरुआत में तो एक साधारण सिपाही, फिर जनरल बनता है और फिर डंकन को मार करके राजा बन जाता है। तो इसका ये उत्थान और फिर लास्ट में पतन, जब ये इसको मैकडफ के द्वारा मार दिया जाता है। ठीक है ना। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल ऐसे मिल सकते हैं जहाँ पर ये बात आपकी लागू होती है। तो हुज वीकनेसेस कंबाइन विथ एक्सटर्नल फोर्सेस, ये जो राइटर्स, सॉरी, जो इनके कैरेक्टर्स होते थे ना, इनकी जो वीकनेसेस, जो कमजोरियां हैं, कंबाइन विथ एक्सटर्नल फोर्सेस, वो एक्सटर्नल फोर्सेस उनके साथ जोड़ दिए जाते हैं। लीड टू दियर डिस्ट्रैक्शन, जिससे कि वो अपनी बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। दे प्रेजेंट प्रोफाउंड रिफ्लेक्शंस ऑन ह्यूमन लाइफ, डेस्टिनी एंड मोरालिटी। ये जो कैरेक्टर्स हैं ये हमारे सामने पेश करते हैं प्रोफाउंड रिफ्लेक्शंस ह्यूमन लाइफ के भी, ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन के भाग्य की भी, और मोरालिटी, नैतिकता के भी। नहीं, जब आप उनके पढ़ेंगे ना तो आपको उनमें ह्यूमन लाइफ कैसी होना चाहिए, आप उनसे ये भी सीख सकते हैं कि इसने ये गलती की इसलिए इसका पतन हुआ, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। भाग्य के बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जहाँ पर भाग्य का बड़ा अहम रोल दिखाया है शेक्सपियर ने। मॉरलिटी भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, कैसे आपको नैतिक रूप से अपनी ज़िंदगी में व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, फीचर्स ऑफ इट्स ट्रेजेडीज देख लीजिए। शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज, जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है ना, यूजुअली रिवॉल्व अराउंड अ ट्रेजिक हीरो, ये ट्रेजिक हीरो के आसपास घूमती है। ऑफ नोबल बर्थ, जो कि बड़ा नोबल बर्थ का होगा। हु पजेजेस अ फैटल फ्लॉ, जिसके अंदर एक फैटल फ्लॉ होता है। और हिमार्शिया होता है, इसको हिमार्शिया कहते हैं, ये भी पूछा जाता है, आपसे ध्यान रखिएगा। जैसे एम्बिशन इन मैकबेथ, मैकबेथ में जो क्या था, महत्वाकांक्षा थी। जीलसी किस में थी? ओथेलो में। किसके अंदर थी ये आपका जो कहिए इयागो के अंदर थी। इनडिसीजन इन हेमलेट, हेमलेट का जो फैसला न कर पाने की जो कमी थी उसके अंदर। और प्राइड किस में है? किंग लियर में है। ये आपके ट्रेजिडी हमार्शिया देखने को मिलेंगे। अल्टीमेटली ब्रिंग अबाउट द हीरोज डाउनफॉल, ये सारे हमार्शिया मिलकर के अपने हीरोज के डाउनफॉल का कारण बनते हैं।
दीज फ्लॉज मेक द कैरेक्टर्स रियलिस्टिक एंड डीपली ह्यूमन। ये जो फ्लॉज, ये जो गलतियां हैं ना, ये इन कैरेक्टर्स को वास्तविक और डीपली, बहुत गहराई तक मानव हमारे सामने मानव बनाकर पेश करती है। ठीक है ना, कि दुनिया में भी हम यही देखते हैं कि अगर कोई बहुत घमंडी है ना तो लोग उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। कोई अगर अपनी दौलत पर घमंड करता तो एक दिन उसको ऐसा भी देखना पड़ता है कि उसके पास एक रुपया भी नहीं होता है, वो एक एक रुपए को तरस जाता है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखेंगे। देखिए हमने इसको हेडिंग वाइज इसलिए लिया है ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, याद करने में भी आसानी हो, और जब आप वहाँ लिखेंगे ना तो उसका अलग ही इम्पैक्ट होगा। ठीक है भाई। चलिए साइकोलॉजिकल इंसाइट देख लेते हैं कि किस तरह से ये मनोवैज्ञानिक इंसाइट भी रखते थे। बहुत सारी आपको ऐसी उस समय की इनकी बातें मिलेंगी कि आप हैरत में पड़ जाएंगे कि बताइए उस वक्त का आदमी आज के इस मुद्दे पर ये लिख करके जा रहा है। द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजिडीज इज देयर साइकोलॉजिकल डेप्थ। सबसे महत्तम जो ताकत है ना शेक्सपियर के ट्रेजिडीज की, वो उनकी मनोवैज्ञानिक गहराई है। ही एक्सप्लोर्स द इनर कन्फ्लिक्ट्स। वो इंसान के अंदर के संघर्षों को एक्सप्लोर करते हैं, भावनाओं को एक्सप्लोर करते हैं, उनके डर को, मोरल स्ट्रगल को यानी नैतिक स्ट्रगल संघर्ष को भी एक्सप्लोर करते हैं। ऑफ हिज कैरेक्टर्स, अपने कैरेक्टर्स के यानी इंसानों के। सोलोलकीज रिवील दियर थॉट्स। सोलोलकीज के द्वारा वो उनके विचारों को हमारे सामने पेश करते हैं। क्रिएट अ क्लोज इमोशनल कनेक्शन विद ऑडियंस। और इस तरह से वो जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑडियंस के साथ में क्या करते हैं, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो फिर जो होते हैं ना ये देखने वाले, कथारसिस जो वर्ड हम पढ़ते हैं ट्रेजिडी के लिए, कि जो कैरेक्टर सामने है उसको देख करके हमारे अंदर भी दया और डर उत्पन्न हो जाए। तो ये वो सोलोलकीज का रोल है जो ऑडियंस को इमोशनली अटैच कर देता है किसके, कलाकारों या कैरेक्टर्स के साथ में। आर्टिस्टिक एक्सीलेंट बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये। शेक्सपियर कंबाइंस इंटेंस एक्शन विद पोएटिक लैंग्वेज। शेक्सपियर ने इंटेंस एक्शन को क्या किया है, पोएटिक लैंग्वेज के साथ में बड़े खूबसूरती से कंबाइन किया है। ड्रामेटिक आयरनी को कंबाइन किया है, सस्पेंस को, सिंबोलिज्म एंड कॉमिक रिलीफ को भी। यानी जब वो शेक्सपियर ये देखते हैं कि अब वो कथारसिस ने तो हद ही कर दी कि लोग रोने लगे, तो फिर बीच में एक जो है वो आपको, जैसे हेमलेट में आपका एक सीन है वो शायद ग्रेव डिगर सीन, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। हर एक ट्रेजिडी में कोई ना कोई आपको इस तरह का सीन मिलेगा जो रिलीफ देता हो। हिज ट्रेजिडीज मेंटेन अ परफेक्ट बैलेंस। उनकी जो ट्रेजिडीज है ना वो बड़े परफेक्ट तरीके से बैलेंस करती हैं इमोशनल इंटेंसिटी और आर्टिस्टिक ब्यूटी के बीच में। इमोशनल भावात्मक इंटेंसिटी, उत्तेजना, और आर्टिस्टिक ब्यूटी यानी जो कलाकार की खूबसूरती होती है उसके बीच में। मेकिंग देम बोथ एंटरटेनिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग। और इस तरह से ये अपनी ट्रेजिडीज को बना देते हैं कैसा, मनोरंजक भी और थॉट प्रोवोकिंग, हमें सोचने पर मजबूर भी कर देते हैं ये। ठीक है भाई। थॉट प्रोवोकिंग मतलब हमारी सोच को बदलने की ताकत भी रखते हैं इनके प्लेज या इनके कैरेक्टर्स। यूनिवर्सल थीम्स। हिज प्लेज, उनके जो ट्रेजिक प्लेज है ना, डील विद टाइमलेस थीम्स। टाइमलेस यानी समयहीन थीम्स की बात करते हैं जो आज भी रिलेवेंट हैं, हम बात कर चुके हैं। सच एज एम्बिशन, जैसे कि महत्वाकांक्षा, बदला, प्यार, धोखा, न्याय, भाग्य, गिल्ट यानी पाप, एंड द कन्फ्लिक्ट, और एक संघर्ष बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, कि जैसा आदमी दिख रहा है वैसा असल में वास्तविक वो नहीं है। ये संघर्ष भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। जैसे मैकबेथ कितने अच्छे से स्वागत करता है डंकन का, लगता नहीं है कि ये इसको डंकन को मारने वाला, लेकिन अंत में क्या होता है, उसको मार देता है। These themes continue to resonate with readers and audience across generations. ये जो themes है ना, continue to resonate, बराबर बढ़ती आ रही हैं या वार्तालाप करती आ रही हैं with रीडर्स के साथ में, ऑडियंसेस के साथ में, अक्रॉस द जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी। यानी जब से शेक्सपियर के प्लेस इस दुनिया में लोगों के सामने आए हैं तब से लेकर के आज तक जो भी उनको पढ़ने वाले देखने वाले हैं ना, वो आज भी उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। ये आप समझिए। कंक्लूजन देखिए क्या है कंक्लूजन में। शेक्सपियर एलिवेटेड ट्रेजिडी टू इट्स हाईएस्ट आर्टिस्टिक लेवल। बिल्कुल सही बात है कि जो शेक्सपियर है ना वो ट्रेजिडी को लेकर के गए हैं, एलिवेटेड, इन्होंने ऊंचाई तक पहुंचा दिया है, हाईएस्ट सबसे ऊंचे लेवल तक, आर्टिस्टिक लेवल तक पहुंचा दिया है। कैसे? बाय कंबाइनिंग पावरफुल प्लॉट्स को
अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स को एंड डीप फिलोसॉफिकल इंसाइट और दार्शनिक गहराई के कॉम्बिनेशन की वजह से। यानी इन्होंने क्या किया कि अपने पावरफुल प्लॉट्स के ज़रिए और अपने कभी ना भुलाए जाने वाले कैरेक्टर्स के ज़रिए और दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक इंसाइट के ज़रिए इन्होंने अपने प्लेज को आर्टिस्टिक लेवल के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा दिया है। हिज ट्रेजिडीज इवोक पिटी एंड फियर। इनकी जो ट्रेजिडीज है ना वो हमारे अंदर कथारसिस ले आती हैं, जिससे हम डरते भी हैं, हमारे अंदर दया भी आती है, हम डर भी जाते हैं। वाइल रिवीलिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, और इसके साथ साथ इनकी जो ट्रेजिडीज हैं वो ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी को भी हमारे सामने रिवील कर रही होती हैं कि मनुष्य को, इंसान को समझना असल में कितना कठिन है। जैसा आपको कोई दिखाई दे रहा है वो रियलिटी में वैसा नहीं है। अच्छा, आगे देख लीजिए। देयरफॉर, इसलिए शेक्सपियर इज राइटली सेलिब्रेटेड। शेक्सपियर को बिल्कुल ठीक तौर पर सेलिब्रेट माना जाता है, सम्मान के साथ में, एज द ग्रेटेस्ट ट्रेजियन इन वर्ल्ड लिटरेचर, के वो दुनिया के लिटरेचर में सबसे महानतम ट्रेजेडियन हैं, ट्रेजिडी लिखने वाले हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको क्वेश्चन और उनके आंसर और उनका एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए भाई। अपन दूसरे चैनल से बहुत पीछे हैं, आप लोग कोशिश ही नहीं करते। सब्सक्राइब करिए, नंबर बढ़ाइए, तब और फिर मज़ा आएगा आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे शेक्सपियर की। शेक्सपियर एज अ सोनेटियर, इसको भी हम बात करने वाले हैं 250 वर्ड्स में। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं। इसमें से 1 से लेकर के 126 तक इन्होंने अपने गार्जियन या पेट्रॉन मिस्टर WH को डेडिकेट करी हैं। 127 से लेकर के 152 तक ये डार्क लेडी को डेडिकेट करी हैं। और 153 से लेकर के 154 यानी जो 2 लास्ट सोनेट हैं ये लव गॉड क्यूपिड को इन्होंने डेडिकेट करी हैं। क्यूपिड, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको लॉन्ग आंसर लिखने में मदद करेंगे। ठीक है भाई, याद रखिएगा। चलिए भाई, इसका भी इंट्रोडक्शन देख लीजिए। विलियम शेक्सपियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोनेटियर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में महानतम सोनेटियर्स में से एक आप मान सकते हैं विलियम शेक्सपियर को। इनका जो कलेक्शन है 154 सोनेट्स का, पब्लिश्ड इन 1609, इसे 1609 में पब्लिश किया गया। रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ इंग्लिश सोनेट ट्रेडिशन। रिप्रेजेंट्स, ये हमारे सामने पेश करता हाईएस्ट अचीवमेंट को ऑफ द इंग्लिश सोनेट ट्रेडिशन की। ठीक है, हिज सोनेट्स आर एडमायर्ड फॉर देयर इमोशनल डेप्थ, पोएटिक ब्यूटी एंड फिलोसॉफिकल विजडम। इनकी जो सोनेट्स हैं उन्हें क्यों हम उनकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उसमें इमोशनल डेप्थ आपको हमें देखने को मिलती है, पोएटिक ब्यूटी भी देखने को मिलती है और दार्शनिक बुद्धिमत्ता भी देखने को मिलती है। एक छोटा सा इंट्रो, इसके बाद अब आ जाइए हम मेन पॉइंट में आते हैं, मेन हेडिंग में। शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियर perfected English or Shakespearean sonnet consisting of 14 lines divided into 3 quatrains and a concluding couplet with rhyme scheme AB AB CD CD EF EF GG। इतना बड़ा सेंटेंस है जिसका आपको अर्थ निकालना है। ठीक है भाई, तो शेक्सपियर ने क्या किया, परफेक्ट कर दिया है द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट को, जिसमें कि कितनी लाइन होती थी, 14 लाइन होती थी। इसमें 3 क्वाट्रेन होते थे और एक कंक्लूडिंग कपलेट होता था जो कि कैसा होता था, राइम होता था विथ राइम स्कीम। और इसकी जो राइम स्कीम है पूरी सोनेट की वो क्या है, पहला जो क्वाट्रेन है वो AB AB, दूसरा CD CD, तीसरा EF EF और जो कपलेट है लास्ट वाला वो GG। ये भी आपसे पूछा जाता है अगर आप वो वनडे एग्जाम्स की तैयारी करें, जैसे TGT PGT या GIC या LT, किसी के भी प्री में इस तरह का आपको मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन मिल सकता है कि जिसमें शेक्सपियर की सोनेट की राइम स्कीम पूछी जाए। ध्यान रखिएगा। द फाइनल कपलेट यूजुअली प्रेजेंट्स अ स्ट्राइकिंग कंक्लूजन और एपिग्राम। जो फाइनल कपलेट है ना वो हमारे सामने यूजुअली साधारणतया पेश करता है अ स्ट्राइकिंग कंक्लूजन, एक ऐसा परिणाम, एक ऐसा कंक्लूजन जो हमें हिला करके रख देता है, और एपिग्राम पेश करता है वो। तो दोनों तरह की खास बात आपको इसमें, यानी कंक्लूजन भी मिलेगा तो बहुत स्ट्राइकिंग, दिमाग को हिला देने वाला, एपिग्राम भी मिलेगा तो वो भी आपको झकझोर के रख देगा। ठीक है ना, चलिए थीम्स देख लेते हैं। थीम्स में हिज सोनेट्स डील विथ अ वाइड रेंज ऑफ थीम्स। इनकी सोनेट्स में थीम कौन कौन सी है, लव, फ्रेंडशिप, ब्यूटी, टाइम, मॉर्टेलिटी, ट्रूथ, बेट्रायल, जीलसी एंड द
इमॉर्टैलिटी ऑफ पोइट्री। देख लीजिए, इनकी सोनेट्स की थीम में हमें प्यार, दोस्ताना, सुंदरता, समय, नैतिकता, सच, धोखा, जलन और पोइट्री की इमॉर्टैलिटी, नश्वरता भी मिलती है इनकी थीम्स में। सबसे मेन कौन है? लव है, ब्यूटी है, टाइम है और बेट्रायल है, जीलसी भी ले सकते हैं आप। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, आगे इसमें देखिएगा, शेक्सपियर जो है वो आर्ग्यू करते हैं। क्या आर्ग्यू करते हैं? शेक्सपियर तर्क देते हैं दैट की पोइट्री हैज़ द पावर टू प्रिजर्व ब्यूटी, के जो इमॉर्टैलिटी, अच्छा लिखा, इमॉर्टैलिटी का मतलब उसके अमर होने की जो ख़ास बात है। सॉरी, यहाँ पर हमने नश्वरता बता दिया था आपको। इमॉर्टैलिटी ऑफ पोइट्री यानी जो पोइट्री है ना वो कभी भी ना ख़त्म होने वाली है, और इसमें ऐसे विचारों को, ऐसी चीज़ों को संरक्षित रखा जा सकता है जिनका दुनिया से मिट जाने का आपको डर हो, ये कहने का मतलब है। तो शेक्सपियर आर्ग्यू इसी बात का करते हैं कि पोइट्री हैज़ द पावर टू प्रिजर्व ब्यूटी, कि पोइट्री में ये पावर है कि वो सुंदरता को क्या करती है? प्रिजर्व कर लेती है। ध्यान करिए आप जॉन कीट्स की ओड ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, जिसमें उन्होंने सुंदरता को एक जगह समाहित कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त, तो उसको पढ़िए, मज़ा आ जाएगा आपको। ये जो शेक्सपियर की थियरी है ना, बिल्कुल सटीक फिट बैठती है वो जो इनका वर्क है, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न एंड ह्यूमन मेमोरी फॉर एवर। और ये जो प्रिजर्व कर देती है ना ब्यूटी को और ह्यूमन मेमोरी को, हैज़ द पावर टू प्रिजर्व ब्यूटी एंड ह्यूमन मेमोरी फॉर एवर। अच्छा ठीक है, मानवता की याद में ये अपने आप को हमेशा के लिए छोड़ जाती है। यानी जब तक मनुष्य रहेगा वो पढ़ता रहेगा पोइट्री, तो जो भी पोएट के, कवि के विचार हैं, उसकी जो भी सोच है, वो जो कुछ बताना चाहता है, जो दुनिया को समझाना चाहता है ना, वो हमेशा ज़िंदा रहे। अच्छा, स्टाइल इन लैंग्वेज देख लीजिए सोनेट्स की। हिज लैंग्वेज इज रिच इन इमेजरी, उनकी लैंग्वेज में आपको इमेजरी देखने को मिलेगी, सिंबोलिज्म भी देखने को मिलेगा, यानी शब्द ही बता देगा कि ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है। मेटाफर आपको देखने को मिलेगा, पैराडॉक्स भी देखने को मिलेगा, वर्ड प्ले यानी पन भी देखने को मिलेगा। द सोनेट्स कंबाइन सिंप्लिसिटी विथ फिलोसॉफिकल डेप्थ, जो इनकी सोनेट्स है ना वो सिंप्लिसिटी को फिलोसॉफिकल डेप्थ के साथ में इतनी खूबसूरती से कंबाइन करती हैं कि आपको देख के ताज्जुब होगा उनको जब आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो, और इमोशनल सिंसेरिटी को भी इसी में कंबाइन कर देती है। दे डिस्प्ले रिमार्केबल क्राफ्टमैनशिप, इसमें आपको क्राफ्टमैनशिप यानी कलाकारी ऊंचे दर्जे की देखने को मिलेगी, म्यूजिकलिटी भी आपको ऊंचे दर्जे की देखने को मिलेगी, एंड इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस भी ऐसा मिलेगा जिसका आपको दूसरा कोई जोड़ नहीं मिलने वाला है। अब आइए लिटरेरी इंपॉर्टेंस देख लीजिए सोनेट्स का। अनलाइक मेनी अर्लियर सोनेटियर्स, बहुत सारे पहले के सोनेटियर्स की अगर तुलना में कहिए, हु आइडियलाइज्ड, जिन्होंने प्यार को आइडियलाइज किया, शेक्सपियर प्रेजेंट्स लव इन अ रियलिस्टिक एंड कॉम्प्लेक्स मैनर, शेक्सपियर ने लव को एक वास्तविक और कॉम्प्लेक्स, एक जटिल मैनर में, अंदाज में हमारे सामने पेश किया है। हिज सोनेट्स रिवील द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, इनकी जो सोनेट्स हैं वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स की ताकत को, उनकी कमज़ोरियों को हमारे सामने पेश करती हैं, उजागर करती हैं। ऑफर प्रोफाउंड इंसाइट इनटू लाइफ एंड ह्यूमन इमोशन, और हमें इससे क्या फ़ायदा होता है कि हम जो है ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन इमोशंस, यानी जो इंसानों की ज़िंदगी है और उनका जो भावात्मक पहलू है ना, उसमें एक हमें प्रोफाउंड इंसाइट मिल जाती है कि असल में जब वो आदमी प्यार में होता है ना तो उसके अंदर क्या क्या चल रहा होता है। क्या वो सिर्फ खुश होता है, जैसे कि पहले राइटर्स से इसको आइडियलाइज लव कहते थे, क्या वो आइडियलाइज्ड लव को पा पाया, या प्यार ने उसकी ज़िंदगी को और दूभर कर दिया और उसको बिस्तर पर पहुंचा दिया। बहुत बार होता है ना, धोखा मिलेगा, बेवफाई मिलेगी तो आदमी हट्टा कट्टा होता जो रहा होगा कभी, वो बेचारा बिल्कुल जो है बिस्तर में लग जाता है जा करके। तो ये चीज़ भी हमें सिर्फ किस में देखने को मिलती है? शेक्सपियर में देखने को मिलती है। चलिए कंक्लूजन में आ गए हैं अपन। शेक्सपियर्स सोनेट्स रिमेन मास्टरपीस ऑफ लिरिकल पोइट्री, शेक्सपियर की जो सोनेट हैं वो लिरिक पोइट्री की मास्टरपीस अभी भी हैं, बिकॉज ऑफ दियर ओरिजिनलिटी, अपने असलीपन या ओरिजिनलिटी की वजह से, टेक्निकल परफेक्शन की वजह से, एंड यूनिवर्सल अपील की वजह से। ठीक है, यहाँ भी यूनिवर्सल बात आती है क्योंकि जो सोनेट्स उस समय लिखी गई ना वो आज भी रिलेवेंट हैं। डियर एक्सप्लोरेशन ऑफ लव, उनका जो प्यार को खोजना है ना, सुंदरता को खोजना, समय को खोजना, मॉर्टैलिटी को खोजना,
कंटिन्यूज टू इंस्पायर रीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वो आज भी पूरी दुनिया में चारों तरफ इनके पढ़ने वालों को इंस्पायर करता आ रहा है। हेंस इसलिए, क्या लिखा हुआ है, हेंस इसलिए शेक्सपियर इज राइटली रिमेम्बर्ड, शेक्सपियर को याद किया जाता है एज द ग्रेटेस्ट सोनेटियर इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में महानतम सोनेटियर के रूप में। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इन 250 वर्ड्स। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, काफ़ी हैं पहले क्लास के हिसाब से, और आप देखिएगा क्लास, बताइएगा अगर कुछ आपको कमी लगी हो तो उसको अपन ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए इसी तरह से पढ़िए। आप जब पिछले साल का पेपर देखेंगे ना 2020 का मेंस वाला, तो इसमें इसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हमने कोशिश करी कुछ नए किस्म के क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए हैं हमने, तो आपके सामने वो बारी बारी से डे बाई डे आते रहेंगे। ठीक है भाई। तो फिर से एक बार आपको बता दें कि अगर आपको PDF चाहिए तो हमें, रुकिएगा 1 मिनट, 9838818140 पर व्हाट्सअप करिए, अपना नाम लिख दीजिए, ज़िले का नाम लिख दीजिए, और GIC मेंस एग्ज़ाम लिख दीजिए, क्योंकि हम TGT PGT के भी आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और GIC के लिए भी। ठीक है, GIC वाली की कीमत हमने सबसे कम रखी है, वो है 249, जिसमें आपको पूरे सिलेबस में आपको 250 वर्ड्स, 150 वर्ड्स और 50 वर्ड्स के तीनों तरह के शॉर्ट लॉन्ग और वो ज़्यादा लॉन्ग वाले क्वेश्चन और आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई। चलिए, सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसकी हम प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप प्लेलिस्ट बस ओपन करिएगा और आराम से सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। इसके अलावा आप UP TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।